बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई थी, पी एंड एल अकाउंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 2, बैलेंस शीट खत्म हो गई है, कंपनी का पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे बैलेंस शीट याद की थी, पी एंड एल भी सेम टू सेम वैसे याद करना है। बैलेंस शीट के कंपैरिजन में पी एंड एल अकाउंट सिर्फ उसका 20% है, बहुत ज्यादा नहीं। बैलेंस शीट के कंपैरिजन में पी एंड एल अकाउंट उसका 20% है। आज का एजेंडा सुन लो क्या होने वाला है। सारा पी एंड एल अकाउंट सुनाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। छुट्टी कब होगी? जो पी एंड एल अकाउंट सुनाता जाएगा उसकी आइटम बताता चला जाएगा। एक एक चांस मिला करेगा, किसी को कोई छुट्टी नहीं है आज। किसी की ट्यूशन 4:30 बजे है तो थोड़ा सा ध्यान से अपना सुनते चले जाना या साथ में लिखते चले जाना। 4 बज जाए, 4:30 बज जाए, 5 बज जाए, पी एंड एल अकाउंट सुनाते जाओगे। अगर उसके बीच की कोई आइटम पूछ रहा हूं, सारा मीनिंग अभी मैं बताऊंगा, अगर उसके बीच की आइटम बताते चले जाओगे छुट्टी होती चली जाएगी। जिसकी ट्यूशन 4:30 बजे है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना, जिसकी 5 बजे है वो थोड़ा कम ध्यान से सुनना, जिसकी है ही नहीं आराम से सुनो। फिर बैठेंगे अब रात को 8-9 बजे तक। उसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा कोई आइटम, या तो क्लास लगानी पड़ेगी या फिर बुक में से पढ़ना पड़ेगा। मैं एक ही बार समझाऊंगा, जब मैं पहली बार समझा रहा हूं तब 2-2, 3-3, 4-4 बार समझाता चला जाऊंगा। जैसे ही पी एंड एल अकाउंट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं कोई आइटम नहीं समझाऊंगा, जब मैं आप लोगों से वर्बली सुनूंगा। जब ओरली आप लोगों से सुनूंगा, कोई आइटम ना सुना पाई फिर मुझे मत कहना कि सर ये बताना, फिर या तो क्लास लगानी पड़ेगी या बुक में से खोल के देखना पड़ेगा। तो बेटर चॉइस क्या है, जो जो आइटम्स होंगी साथ साथ उसके मीनिंग एक एक 2-2 लाइनों में, एक एक 2-2 वर्ड्स में लिखते चले जाना, हिंदी में, पंजाबी में, चाहे व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जैसे मर्जी। प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 पार्ट 2, बैलेंस शीट होता था शेड्यूल 3 पार्ट 1। जल्दी से भी हम पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, कंपनी का पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी का पी एंड एल अकाउंट आता है शेड्यूल 3 पार्ट 2 में। बोलना एक बार, शेड्यूल 3, बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1, पी एंड एल अकाउंट शेड्यूल 3, बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1। पी एंड एल अकाउंट इस चैप्टर में, कंपनी के केस में ना पी एंड एल अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया जाता, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूज किया जाता है, जहां पे मैंने टिक लगाया है। कंपनी के केस में क्या वर्ड यूज किया जाता है? पी एंड एल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मतलब सेम ही है। पी एंड एल अकाउंट कहने का मतलब है उधर हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर इन देखो दो ही चीजें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट आएंगे या लॉस आएंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो मेरे लिए इनकम है, अगर लॉसेज या एक्सपेंसेस ज्यादा है तो मेरे लिए लॉस है। दो चीजें आती हैं पी एंड एल अकाउंट में, इनकम और एक्सपेंस। बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? इनकम्स माइनस एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल इनकम है 500 रुपए की, एक्सपेंस है 420 की, प्रॉफिट या लॉस? जशन और गुरकीरत को पता ही नहीं चल रहा है, इनको लग रहा है कि नॉन मेडिकल की क्लास चल रही है। इनकम 500, खर्चे 420, प्रॉफिट या लॉस कितने का? तो मतलब पी एंड एल अकाउंट में दो तरीके की आइटम्स आती हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस। यहां पे कभी भी एसेट और लाइबिलिटी नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये पी एंड एल अकाउंट है। एसेट और लाइबिलिटी के लिए हम बैलेंस शीट कर चुके हैं। टोटल 4 तरह की आइटम्स होती है कॉमर्स में, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी। इनकम और एक्सपेंसेस का अपना घर ये है जो भी हम शुरू करने वाले हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी का अपना घर होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑलरेडी डन। तो इनकम और एक्सपेंसेस, इसका भी जो फॉर्मेट बनेगा वर्टिकल बनेगा। मैंने लिखा नहीं हुआ, आप लोग लिख लेना, जब मैं पूछूंगा फिर आपकी छुट्टी डिले हो जाएगी। पी एंड एल का फॉर्मेट भी क्या बनेगा? वर्टिकल। जैसे बैलेंस शीट वर्टिकल बनती थी, पी एंड एल भी क्या बनेगा? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब चौड़ा या लंबा? लंबाई में बनेगा, मतलब कि लेंथ में बनेगा। फॉर्मेट देख लो क्या है, डे, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। फॉर्मेट बिल्कुल देखो सेम है बैलेंस शीट की तरह। अब उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम्स। पहले इनकम्स लिख देंगे, फिर एक्सपेंसेस लिख देंगे। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी? किसी कंपनी का प्रॉफिट कम आए या ज्यादा? कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी क्या चाहेगी? प्रॉफिट कम आए कि ज्यादा आए? कंपनी भी चाहेगी प्रॉफिट ज्यादा ही आए। अगर टैक्स देना पड़ेगा तो उस प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज ही देनी पड़ती है। 30% टैक्स होता है कंपनी के लिए, किसी किसी कंपनी के लिए 25%। तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है इंडिया में, जो मर्जी कंपनी है, छोटी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, अंबानी है, जो मर्जी कंपनी है, उसको जो टैक्स देना पड़ता है 30% टैक्स देना पड़ता है, 30%। अगर कोई कंपनी 1 करोड़ कमाती है उसको 30 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ता है। जी हाँ, ये सच्चाई है।
इसलिए कंपनीज वाली चीजें महंगी हो जाती हैं, वो अपना जान के प्राइस बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं से तो खर्चा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इनकम्स। इनकम्स के अंदर इनकम क्या है, एक मेजर हेड है। इनकम्स के अंदर दो ही सब हेड है, याद रख लेना। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी थी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के याद है कितने मेजर हेड थे? 4 मेजर हेड थे। यहां पे इनकम्स वाली साइड के 2 मेजर हेड है। अब इसको मेजर हेड बोल लो, सब हेड बोल लो, बात एक ही है। यहाँ पे मेजर हेड सब हेड आइटम्स नहीं है, यहाँ पे एक हेडिंग्स है, उसके अंदर आइटम्स है। तो मैं इनकम को बोल रहा हूँ मेजर हेड, उसके अंदर 2 सब हेड है। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको अगर लैंग्वेज समझ ना आई हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, RFO। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा आना। अब लिखते चले जाना साथ साथ। गुरकिरत अब आई टर्मिनेट, तो थोड़ा सा ठीक, तेरे को देख देख के ना क्लास का माहौल बड़ा सर रेवेन्यू फ्रॉम, थोड़ा यार मेरे ते रहम खा यार। अगर नहीं है तो इधर आके खड़ जा, तू देख बाकी किस किस नु आ रही है, उन्होंने भी तेरे नाल खड़ा करांगे। नहीं तो थोड़ा एक्टिव हो जाए, या पेन चला ले या लिख ले। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, पैसा आना। फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कंपनी का कामकाज। सबसे मेन शब्द मैंने पहले आपको बता दिया, कंपनी के कामकाज से जो पैसा आ रहा है उसको बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सीधा वही है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस। एक कपड़े की दुकान है, उसकी इनकम क्या होगी? जितने भी वो कपड़े बेचेगा। कंपनी वाले इसको सेल नहीं कहते, कंपनी वाले इसको कहते हैं RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी का कामकाज। ऑपरेशन का मतलब कंपनी का कामकाज। तो कंपनी के कामकाज से जो रेवेन्यू आएगी वो कंपनी का मेन मतलब कि इनकम का साधन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई कंपनी गुड्स वाली है, जैसे मोबाइल बेचना, कपड़े बेचना, जूते बेचना, तो वो बोलेगी सेल ऑफ गुड्स। अब जैसे मैं हूं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या CA का काम कर रहा हूँ, तो मैं सेल ऑफ सर्विस बोलूंगा, है तो मेरा काम ना। तो एक तो ये मेरा होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई कोई कंपनी है, एक फैक्ट्री है कपड़े की, कपड़े की फैक्ट्रीज में ना वेस्टेज बहुत होती है, ठीक है। अगर एक शर्ट स्टिच होने वाली है ना, तो उसमें बहुत सारी वेस्टेज बच जाती है। इधर ध्यान दे ले, वेस्टेज बहुत सारी बच जाती है, तो सारी वेस्टेज जब इकट्ठी हो जाती है उसको बोला जाता है स्क्रैप। तो अगर कंपनी अपना स्क्रैप भी बेचती है तो भी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कंपनी का मेन कामकाज। क्योंकि मेन प्रोडक्ट उनका क्या है? शर्ट्स पैंट बनाना। फिर भी उसमें से कुछ बच गया तो वो भी तो देखा जाए कामकाज का हिस्सा है ना। अब मैं आपको अपनी दुकान की एग्जांपल बताता हूँ, अशोका फर्नीचर हाउस की। हमारी दुकान में फर्नीचर बनता है, दरवाजे, खिड़कियां, चौकाठ, लक्कड़, फर्नीचर, सोफा, ये सब चीजें बनती हैं। जब दरवाजे वगैरह बन रहे होते हैं, खिड़कियां वगैरह बन रही होती है ना, तो बड़ा सारा बुरादा बच जाता है। वो डेली का हमारा जो बुरादा है ना, 70-80 रुपए का बिकता है डेली। मतलब हमारी दुकान पे डेली 2 या 3 बोरियां बुरादा बच जाता है। और रात को जिनके घर जो वो गरीब से होते हैं ना, छपड़ी वाले, जो कोठी, वो समझ गए ना, स्लम एरिया वाले, ठीक है, तो वो डेली आते हैं, वो बड़े वाला, वो व्हाइट वाला कट्टा लेके, बोरी लेके, कोई 2 बोरियां भर जाता है, कोई 3। मतलब पहले 2-3 साल पहले तक वो एक बोरी 40 रुपए की बेचते थे हम। अगर हम 1 महीना ना बेचें तो देखा जाए 2-3 हजार का इकट्ठा हो जाएगा माल। तो वो भी तो देखा जाए मेरे मेन प्रोडक्ट में से ही बना ना। इसलिए वो जो सेल ऑफ स्क्रैप है वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट आएगा। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं इसको ई लिख रहा हूं, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप मेरा कोई पार्ट टाइम इनकम थोड़ी है या अदर इनकम थोड़ी है, मेरे मेन प्रोडक्ट की ही इनकम है। जो बच गया वो मैंने साइड पे साइड, चाहे आप डेली बेच लो, चाहे आप 1 साल का इकट्ठा करके बेच लो, चाहे महीने बाद बेच लो, बना तो आपके मेन प्रोडक्ट में से ना। तो जो मेन प्रोडक्ट की सेल होगी वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है। इसके अलावा बिजनेस में कई तरह की इनकम्स होती हैं। जैसे मेरे पास 3 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, मेरे पास अभी 3 लाख रुपए का काम नहीं है, तो मैंने बैंक में जमा करवा दिया, FD करा ली, तो 3 लाख के ऊपर मुझे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। बिजनेस का 3 लाख रुपए था, बिजनेस का ही था 3 लाख रुपए, जरूरत थी नहीं अभी 1-2 महीने के लिए, बैंक में जमा करा दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट भी तो बिजनेस की इनकम है ना। मेजर हेड देखो क्या चल रहा है, इनकम, तो इनकम साइड पे रिकॉर्ड होगा इंटरेस्ट भी, क्योंकि बिजनेस को ही मिला है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात ये है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फर्स्ट वाले में रिकॉर्ड करूं या अदर इनकम में, तो ये रिकॉर्ड होगा अदर इनकम में। तो कहने का मतलब ये है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है जो जिस चीज की कंपनी है, जिस चीज की बंदे की दुकान है, वहां से कोई भी पैसा आया, चाहे गुड्स बेच के चाहे स्क्रैप बेच के, वो RFO का पार्ट है। उसके अलावा बिजनेस में कई तरह की इनकम्स होती हैं। एक मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट,
अब हमारी बिल्डिंग है, हमारी जैसे शॉप है ना, उसका फर्स्ट फ्लोर पहले ऑफिस मेरे पास था, अब वो हमने वैकेंट कर दिया। अगर सामने से कोई आ जाए कि ये सामने आपका ऑफिस ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खाली पड़ा है, 3,000 पे भाड़े रेंट पे दे दो हमें, हमने दे दिया तो 3,000 बिजनेस की इनकम होनी शुरू हो गई ना। क्या बिजनेस का काम, क्या कंपनी का काम रेंट पे देना था? लेकिन अचानक जगह खाली है तो बिजनेसमैन तो वही होता है ना, किसी ना किसी तरीके से पैसा जनरेट करे, या तो सामान बेच के या किसी और तरीके से। क्या रेंट पे देना गलत बात थी क्या? लेकिन वो बिजनेस नहीं था, गलत बात नहीं थी, लेकिन वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं था। पर फिर भी मेरे को इनकम तो हुई, इंटरेस्ट की इनकम हुई, रेंट की इनकम हुई। मैंने कभी टैक्स ज्यादा भर दिया था, इनकम टैक्स मैंने ज्यादा भर दिया था, तो इनकम टैक्स वाले ना उस ज्यादा, जितना जैसा समझ लो मेरा टैक्स बन रहा था 1 लाख, मैंने भर दिया 1.5 लाख। कितना फालतू भर दिया? तो इनकम टैक्स वाले में मेरा 50,000 रुपये वापिस कर देते हैं विद इंटरेस्ट। वो 50,000 मेरी इनकम नहीं है, वो तो मैंने दिया था, बैंक इनकम टैक्स ने वापस कर दिया, लेकिन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी साथ में दिया वो मेरी इनकम है, तो इसको बोला जाता है अदर इनकम्स। तो सर देखा जाए, इतनी लंबी चौड़ी आपने पुराण कथा सुना दी, सीधा बोल दो सेल ऑफ गुड सर्विस, सेल ऑफ स्क्रैप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, बाकी दुनिया की कोई भी चीज आए वो अदर इनकम में आ जाएगी। पढ़ के देख लो, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है इंटरेस्ट जनरेट हो गया, अभी तक मिला नहीं है, मिल जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। हमारी दुकान में क्या मशीन होती है? रंदा। रंदे की लाइफ होती है 8-10 साल। 8-10 साल के बाद बेचारा खराब हो गया पूरा ही, तो मैंने उसको बेच दिया। समझ लो बेचने पे मेरे को प्रॉफिट हो गया। मैंने कंपनी के अंदर टीवी लगवाई, मेरे को जरूरत नहीं थी, बेच दिया, प्रॉफिट पे बिक गया। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी बिजनेस के नाम पे, कि मुझे लगा था यहाँ पे गोडाउन बनवाऊंगा, जरूरत नहीं पड़ी, मैंने गोडाउन वही का वही पूरा बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। एसेट्स को बेच के भी तो प्रॉफिट हो सकता है ना, तो प्रॉफिट होना बिजनेस की इनकम हो गई। अब मसला ये नहीं है, ये तो हमें समझ आ जाता है कि कौन सी इनकम है कौन सा घाटा है। मसला यहाँ पे इस चैप्टर में ये है, इसको किस हेड में शो करें, तो इसको शो करेंगे अदर इनकम में। लास्ट बता रहा हूं, ठीक है, एक बार फिर से। इनकम्स वाली साइड चल रही है, तो इनकम मेरा फर्स्ट मेजर हेड है। जशन इधर, इनकम मेरा फर्स्ट मेजर हेड है, जिसके अंदर 2 सब हेड है। प्रिया हाथ नीचे। इनकम मेरा मेजर हेड है, इसके अंदर 2 सब हेड है। पहला सब हेड को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम ये भी तो मान सकते हैं ना मेन इनकम, बिजनेस की मेन इनकम। तो एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सब हेड, दूसरा कौन सा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन सी 3 इनकम आएंगी? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ स्क्रैप। सर ये ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब बिजनेस की जिस चीज की दुकान है वो आरएफओ में, बाकी सारी इनकम कहाँ जाएंगी? कोई 3-4 इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, एक्रूड इनकम, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इनकम्स का सभी का फिर हम टोटल कर देंगे पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 1 आरएफओ इनकम। सेकंड मेजर हेड मेरा शुरू होगा, सेकंड मेजर हेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर अलग अलग है, एक्सपेंसेस के अंदर टोटल सब हेड आपके पास होंगे 7। इनकम के अंदर कितने सब हेड थे? एक्सपेंसेस के अंदर है 7। तो पहला खर्चा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका वैसे मीनिंग सोचने की ट्राई करना, क्या मीनिंग बनेगा उसके खर्चा। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है नंबर 1, ये आपको दिख रहा है, नोट नंबर 1 में है, मतलब इसकी फैक्ट्री अलग जगह पे जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? सरप्राइज अजय ना लिखो ना, पहले समझ लो, ठीक है। तो पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर मैंने इसका नोट नंबर डाला हुआ है तो याद रखना इसका प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा होगा, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऊपर वाले दोनों का नहीं डाला था क्योंकि उसमें 2 आइटम थी, बाकी वाले में बाकी। इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेरे को पहले वाले पार्ट में जाना पड़ेगा, नोट नंबर 1 में। ये है नोट नंबर 1। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये चीज है, ये नोट नंबर 1, मतलब इतना बड़ा है नोट नंबर 1। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो आप लोगों ने मतलब बताया, अच्छा लगा सुन के, आप लोगों ने ट्राई किया, एक बार फिर से बताना क्या बताया था? रॉ मटेरियल जो यूज होगा, समझ लो बेड या फर्नीचर या सोफा बनाने में, जैसे लकड़ी हो गई, ये वो चीजें, तो उसकी कॉस्ट। लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत होता है, सोच के चलो, इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने बोला ना 10% आने के चांसेस होते हैं, वहां पे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का आता है, इसमें से इस चीज का आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का।
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड नहीं था, आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान ये रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड नहीं था, क्या था कॉस्ट ऑफ मटेरियल? कंज्यूम्ड का मतलब खरीदना नहीं होता, कंज्यूम्ड का मतलब होता है यूज कर लेना। अब सोच के देखो, मेरे पास ना पहले से ही 10,000 का स्टॉक पड़ा था, मैंने उसमें से 7,000 का यूज कर लिया, बाकी कितने का बच गया? अब हम बात 3,000 की नहीं करेंगे, 3,000 को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हम बात करेंगे 7,000 की जो मैंने यूज किया। तो क्या ये सच में मेरी कॉस्ट है? जी नहीं, जिस हिसाब से आप लोगों ने बताया था। एक होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, यहाँ पे क्या है देखना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो मेरे को पता है क्या सोचना है कि मैंने एक सोफा सेट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए कितने की चीज यूज कर ली, तो वो भी मेरा खर्चा है। आज नहीं खरीदा, पहले तो खरीदा ही होगा कभी ना कभी। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग का मतलब होता है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है 300 का, सोच के चलो 300 का मेरे पास पड़ा है, मैंने नया परचेज किया, ऐड परचेज हो, ये सोच के देखो 300 का पड़ा है, मैंने 900 का और खरीद लिया, ऐड होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? क्या ये कुछ सच में कोई फॉर्मूला है? 300 का मेरे पास पड़ा है, 900 का मैंने और खरीद लिया, हाथ नीचे, तो कितने का हो गया मेरे पास? क्या ये आप लोगों ने ऐड किया या माइनस किया है? क्या आप इसको याद करोगे? क्या ये याद करने वाली चीजें नहीं है, वो तो लास्ट में जब फॉर्मूला बन जाता है तो हम बोल देते हैं ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड कर दो न्यू परचेजेस। समझाने लायक हो तो समझने लायक वाली चीज है। मोबाइल वाली दुकान है, 300 रुपए का सामान पड़ा था, 900 का और खरीद लिया, कितना हो गया? लेकिन लास्ट में ये बताया कि 1200 का सामान था, हमने इतना सामान यूज किया है कि 450 का बच गया है, तो सोचो यूज कितने का हुआ होगा? 300 का हमने खरीदा, 300 का हमारे पास ऑलरेडी था, कितने का नया खरीदा? टोटल कितना हो गया? कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, अनसोल्ड जो भी बच गया वो 450 का बच गया, तो यूज कितने का हो गया? तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो उसमें परचेजेस, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो उससे आपके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एक्चुअल में हमने ये देखना है, सर जो बच गया 450 वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अभी के लिए ना देखो होता क्या है बड़ी बड़ी कंपनियों में, आप लोगों ने सुना हुआ है ब्रीजा गाड़ी कितने की है? 12-13 लाख की, ठीक है जी। अच्छा, स्कॉर्पियो गाड़ी कितने की होगी? चलो 20 लाख की हम मान लेते हैं। एक बार ऐसे सोचो कि ये कंपनी आपकी है, स्कॉर्पियो बनाने वाली कंपनी। अब स्कॉर्पियो का प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 250-300 तरह के प्रोडक्ट लगते हैं, सीट कवर, सीट टायर, टायर के एलोय या एल्यूमिनियम, ठीक है, इंजन, पेट्रोल टैंकी, मतलब प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम, कितनी तरीके की चीजें होती हैं। जब इसका हमें प्राइस रखना होता है ना किसी गाड़ी का, वो सबसे मुश्किल काम होता है कहीं भी। ऐसे ही जब हमने हमारी शॉप पे जब बड़े सारे बेड बन रहे होते हैं या बड़ा सारा फर्नीचर बन रहा होता है ना, किसी एक प्राइस का, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमने ये, अब देखो नॉर्मली लोग पता है क्या बोलेंगे, आम जिंदगी वाले, मेंटो जिंदगी बाद में, आम जिंदगी वाले बोलेंगे सर सीधा कैलकुलेट कर लो ना, 10 दिन में आपका बेड तैयार हुआ है तो जितनी लेबर गई, जितने का आपने सामान मंगवाया था, है ना, जितने का सामान मंगवाया, जितने का लेबर, या जो एडिशनल छोटे मोटे खर्चे हुए, तो टोटल कुल मिला के आपका 20,000 का खर्चा हुआ है, 23-24,000 का बेच दो। क्योंकि राजपुरा इंडिया है, 2,000 कस्टमर बार्गेनिंग भी तो करेगा ना। समझ रहे हो? बड़ा आसान है, इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन दिक्कत क्या है, आप बात सुनो मेरी प्रैक्टिकली। आज मैं एक बेड बनाने के लिए सामान ले आया था, कल एक ऑर्डर और आ गया, और सामान ले आया, अगले दिन 3 टेबल्स के ऑर्डर आ गए, कुछ लकड़ी या कुछ लेबर वाले को मैंने उसमें लगा दिया। आप चीज समझ रहे हो? तो सारा क्या होने वाला है, खिचड़ी बनने वाली है। यहाँ पे खिचड़ी बन गई। एक ही बंदे को मैंने एक काम में थोड़ी ना रखना है, या एक ही जो मैं सामान खरीद के लेके आया हूं, वो दुकानदार हमेशा बेवकूफ होएगा जो एक प्रोडक्ट का सामान एक बार में लेगा। वो हमेशा बल्क में लेता है, एक तो होलसेल में मिल जाता है, और बार बार ले जाने के लिए टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेगा। वो तो अपना टोटली 20-25 प्रोडक्ट के लिए सामान ले आएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो हजारों प्रोडक्ट के लिए सामान ले लिया जाता है, तो उसमें से कॉस्ट निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये वो चीज है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जितना आपके पास कॉस्ट होएगा, जितना सामान वगैरह लग गया, तो यहाँ पे ये वो चीज है। ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो मेरे लिए पहला खर्चा हुआ बिजनेस का 750 रुपए। सर 750 खर्चा ना हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, बाकी सबकी समझ में आ रहा है। कोई एक दो बच्चे हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहे। मैंने कहा कौन से? ये एक दो बच्चे वही होते हैं जो या तो बेवकूफ होंगे या तो ब्रिलियंट होंगे। सर आप कह रहे हो कंपनी का पहला खर्चा आया 750 रुपए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अभी अभी हम 900 रुपए तो खरीद के आए हैं, 900 रुपए तो हम अपने क्रेडिटर को दे के आए होंगे। तो आप किस एंगल से बोल रहे हो कंपनी का पहला खर्चा 750 हुआ? सेल भी हुई है, लेकिन मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी आप सेल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप खर्चों की बात कर रहे हैं। खर्चे की पहली हेडिंग क्या थी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का आंसर आया 750। एंड आई एम सेइंग कि कंपनी का पहली कॉस्ट है 750, जबकि अभी अभी तो मैं 900 रुपए खर्च भी करके आया हूं। तो यही इस चैप्टर की ब्यूटी है कि जो परचेजेज है ना, इसका अलग से सब हेड दिया हुआ है। तो परचेजेज वाले खर्चे बाद में देखेंगे। यहां पे हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना सच में सामान लग गया। इसके अलावा बाकी जो खर्चे होंगे 7 सब हेड है खर्चों के। तो ये सिर्फ हम वो खर्चा ले रहे हैं जो सच में आप लोगों ने यूज कर लिया किसी प्रोडक्ट में। बाकी परचेजेज वाले नीचे आएंगे। चीज समझ में आ गई? तो चाहे आपकी जेब में से 900 रुपए गया कैश, लेकिन 900 रुपए ना आपका कैश आउटफ्लो है। एक होती है चीज कैश आउटफ्लो, मतलब कैश, एक होता है खर्चा। खर्चे का मतलब होता है, अब सोच के देखो, अगर आप ये 900 रुपए का सामान उधार पे लेके आए हो, फिर आप क्या कहोगे? मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। अकाउंटिंग में दूसरी कसम सिखाई थी मैंने आपको +1 में, एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है चाहे आपने पैसे दिए चाहे नहीं दिए, खर्चा तो हो गया, उसको बुक करना पड़ेगा। तो चाहे आप ये वाले 900 रुपए कैश में नहीं देके आए, उधार पे लेके आए हो, फिर भी कंपनी का जो खर्चा है वो 750 है। ये आपकी जो कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं ना, जो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, वो एक्रूवल बेसिस से बनते हैं, कैश बेसिस से नहीं। दो बेसिस होते हैं अकाउंट के, दो मेथड्स होते हैं, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस। पेपर में +1 में तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये हो सकता है +2 में भी कभी भी आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या, कैश, मैंने आपको बोला था एक्सपेंसिस की हम वो चल रहा है, हमारा एक्सपेंसिस का मेजर हेड चल रहा है, कैश का मेजर हेड नहीं चल रहा। तो ये मेरा खर्चा है 750, चाहे मेरा कैश 0 हो चाहे मेरा कैश 900, फर्क नहीं पड़ता एक्रूवल बेसिस को। एक्रूवल बेसिस अपनी धुन में रहता है कि मैं ये नहीं देखूंगा कि कैश दे दिया नहीं दिया, पैसा मिल गया नहीं मिला। हम तो ये अभी जेन्युइन बात कर रहे हैं कि कंपनी का खर्चा कितना हुआ है। सारे खर्चे पता चलेंगे तभी तो किसी प्रोडक्ट का मैं प्राइस रख पाऊंगा, तभी तो मैं प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का पता कर पाऊंगा। तो हम कैश पता कर रहे हैं या एक्सपेंस पता कर रहे हैं? सर आपको क्या लगता है, आप इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे हो, इतनी डिटेल बातें बता रहे हो, हमें चाहिए, हम सुन रहे होते हैं। नहीं सर, आप ऐसे करो, आप जल्दी जल्दी करो। हम एक्सपेंस कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं? आगे कह रहे हैं मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, यहाँ पे वर्ड याद रखना, मटेरियल। अगर मैंने सीधा बना बनाया फर्नीचर खरीद लिया बेचने के लिए, तो वो मेरा इसका पार्ट नहीं होगा, वो मेरी परचेजेस का पार्ट होगा। दैट इज माई स्टॉक। सर स्टॉक और मटेरियल हमने तो हमेशा से सेम ही सुने। मटेरियल होता है स्टॉक को बनाने वाले छोटे मोटे पुर्जे, जैसे कि हमारी टिम्बर हो गई, लकड़ी। तो कह रहे हैं मटेरियल में फिर आपने क्या नहीं लेना, मटेरियल में ये चीजें नहीं आएंगी, स्टोर्स, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, दीज आर अदर एक्सपेंसेस। क्योंकि आपका स्टोर्स का खर्चा लगा होगा ना, हथौड़े लेने, ये वो चीजें, फ्यूल का खर्चा, कोई तेल मुगलैल कुछ लेने के लिए, कोई स्पेयर पार्ट्स लगे होंगे, तो वो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है, वो आपका अदर एक्सपेंसेस में आएगा। सर अदर एक्सपेंसेस मतलब 7th हेड आएगा। इनकम वाले में 2 हेड नहीं आए थे सर? 2 हेड हमें थोड़ी याद है, 10 मिनट हो गए। पहला RFO की फुल फॉर्म, पहला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा था अदर इनकम ना। तो ऐसे ही अदर इनकम है तो अदर एक्सपेंस भी है पड़ा, तो ये अदर एक्सपेंस में पार्ट आएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार के लिए मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम समझाने लगा हूं दोबारा से। क्रक्स, P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस का पहला सब हेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? स्टोर्स, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स। क्यों? क्योंकि ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। फर्स्ट सब हेड खत्म हो गया, सेकंड सब हेड पे आ रहे हैं हम। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो मैंने कहा था ना, अगर मैंने रेडीमेड बेड ही खरीद लिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकानें या मोबाइल वाली दुकानें, वो बना के बेचते हैं कि खरीद के बेचते हैं?
बिल्कुल ठीक है जी, बना बनाया आता है, वैसे का वैसे हम सेल कर देते हैं। बीच में हमारा प्रॉफिट क्या है, जो मार्जिन रखेंगे। तो ये वो चीज है, अगर आप परचेज कर रहे हो वो खर्चा यहाँ पे आएगा, इसका आगे कोई डिटेल नहीं है। सर कॉस्ट भी मेरा खर्चा था, मटेरियल कंज्यूम किया मैंने, कोई कोई चीजें मैंने डायरेक्ट खरीद ली तो वो भी मेरा खर्चा है। हेडिंग क्या चल रही है, एक्सपेंसेस। दो एक्सपेंसेस कौन कौन से हो गए, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ। बेटा वर्ड याद रखना है यहाँ पे स्टॉक। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये वर्ड याद कर लिया ना, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल तो ऊपर वाले में जाएगा ना, वो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में था। परचेज ऑफ मटेरियल यहाँ पे जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। तो यहाँ पे पेपर वाले आपको कंफ्यूज करेंगे जान के, वर्ड दे देंगे परचेज, साथ में लिख देंगे रॉ मटेरियल, तो आपको कहोगे अच्छा परचेज है ना, ये तो सेकंड सब हेड होना चाहिए। जी नहीं, पहले तुम कर लो। हाँ कर लो, दिए 10 सेकंड दिए, कोई टॉफी टॉफी खानी है या कुछ वैसे करना है कर लो। अरे दिए 10 सेकंड है, 1 2 कर लो 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 सेकंड दिए दिए थे मैंने, चलो ठीक है। तीसरा है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ, पढ़ना आगे। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री में चेंज हो गया, ऑफ फिनिश गुड्स नंबर 1, फिनिश गुड्स को लिखो नंबर 1, वर्क इन प्रोग्रेस नंबर 2, स्टॉक इन ट्रेड नंबर 3। ये आइटम्स मतलब ये तो वो चल रही है सब हेड की हेडिंग। पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा है नेम याद रखो, क्योंकि जो आप नेम भूलोगे बस इसी का ही भूलोगे। चेंजेस ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। इसमें फिर से रॉ मटेरियल नहीं आया, याद रखना। रॉ मटेरियल पहले में था, दूसरे में स्टॉक था, तीसरे में फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस के सामने मैंने लिखा हुआ है नोट नंबर 2। इसका मतलब सर इसकी भी डिटेल है, जी हाँ, तो मेरे को डिटेल में जाना पड़ेगा फैक्ट्री में। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं। तो नोट नंबर 2 ये लिखा हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ, पहला फिनिश गुड्स, दूसरा WIP, तीसरा स्टॉक इन ट्रेड। इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब मेरे पास जो पहले से पड़ा है, क्लोजिंग मतलब जो बच गया, तो उसको बोला जाता है चेंजेस। सोच के चलो मेरे पास ओपनिंग में ना, ओपनिंग में 1000 kg सामान पड़ा था, 1000 kg 1000 किलो सामान पड़ा था, लास्ट में क्लोजिंग में बच गया 700 kg। कितने का चेंज हो गया, तो 300 आपका आंसर है। पेपर में ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 2 नंबर में, 3 चीजें दे देंगे। कौन कौन सी 3 चीजें देंगे, फिनिश गुड्स, WIP और तीसरा स्टॉक इन ट्रेड। तो तीनों का फॉर्मूला देखो सेम है, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। सर सीधी सी बात है, एक रक्स बोल दिया करो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बात खत्म। डेट लिखी होगी, ओपनिंग मतलब 1/4/19, क्लोजिंग मतलब 31/3/20। अब मैं आप लोगों के सामने ओपनिंग और क्लोजिंग ईयर बोलने वाला हूं, कोई एक, तो आप लोगों ने मेरे को उसका आंसर देना है। अगर ओपनिंग है 1/4/22, क्लोजिंग क्या होगा 31/3। अच्छा, अगर ओपनिंग है 1/4/18, अगर ओपनिंग है कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर, अब देखना गलत आंसर, हाथ नीचे। ओपनिंग है 1/1/2022, 31 दिसंबर 2022। मैंने 1 दिसंबर 2022 बोला था, 1 जनवरी 2022 बोला था। 31 दिसंबर 2023 वाले कौन कौन है, पहले तो आप ऐसे बोल रहे थे 1/4/22, 31/3/23, पहले तो याद रह जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023, हाथ नीचे लबूदे। अच्छा, अब चेंज कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग ईयर 31/3/2022, ओपनिंग बताओ। वो कह रहे हैं 1/4/2022, लबूदे ने 22 बोला है, 22 बोला मैंने। तो पेपर में ओपनिंग क्लोजिंग शब्द इधर इधर इधर, पेपर में ओपनिंग क्लोजिंग शब्द नहीं दिए होंगे, पेपर में डेट्स गिवन होंगी, तो ओपनिंग क्लोजिंग आप लोगों ने अपने आप निकाल लेना है। फॉर्मूला क्या लगेगा ये देखो, अगर ये देखो पहले का आंसर देखना 1000 माइनस 700 300 है, दूसरे का आंसर देखना 1200।
तीसरे का आंसर है 700 माइनस 700। आप लोगों ने 3 इंडिविजुअल आंसर निकाले हैं ना, 100 है। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट नेट आंसर बताना है टोटल। 100 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी नेगेटिव में आ सकता है। फाइनल प्लस का बस यार 300 प्लस में या 200 माइनस में आंसर आ गया, इतना थोड़ी सोचना है ज्यादा। नेगेटिव का मतलब होगा आपकी एक तरह से इनकम है, मतलब खर्चा कम हुआ है। होता नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली बता रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं होता। इनकम चल रही है हमारी या एक्सपेंसेस चल रहे हैं? एक्सपेंसेस का पहला क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, दूसरा हमारे पास था परचेज ऑफ, तीसरा था चेंजेस ऑफ फिनिश गुड, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। फोर्थ है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज या वर्कर के लिए कोई खर्चा कर रही हो। एम्प्लॉइज या वर्कर के लिए हम क्या खर्चा करते हैं? उनको सैलरी वेजेस देना, कोई बोनस दे देना, प्रोविडेंट फंड जो उनके हमने रिटायरमेंट के टाइम पे देने होते हैं, वो चीजें हो गई। स्टाफ वेलफेयर या कैंटीन खर्चे, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉइज या वर्कर से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कंपनी के लिए खर्चा है कि इनकम है? तो एक्सपेंसेस के 4 हेड हो गए, इसको बस इतना ही करना था। पांचवा फाइनेंस कॉस्ट, ये है सबसे मेन याद करने वाला। इसमें लिखा हुआ है नोट नंबर 3। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कंपनी के इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड खर्चे। जैसे हमने कहीं से शेयर कैपिटल ले ली, कहीं से डिबेंचर लिए, जब हमने डिबेंचर लिए थे तो बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट कंपनी का खर्चा है। इंटरेस्ट कंपनी का क्या है? बैंक से हमने लोन लिया, बदले में क्या देना पड़ेगा? कंपनी के लिए क्या हुआ? कई बार हमने शेयर कैपिटल इश्यू करनी होती है जब कंपनी शेयर बेचती है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट पे बेच रही है, मतलब लॉस पे बेच रही है। लॉस पे बेचने का मतलब है उसने किसी न किसी को कमीशन पे बोल दिया कि हम आपको 10 रुपए देंगे, हमारे 100 रुपए के शेयर बिकवा दो, या फिर हमने 100 वाला शेयर थोड़ा सस्ता बेच दिया। तो ऐसे फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे ना, उसको बोला जाता है फाइनेंस कॉस्ट। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट, इसका नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में आना पड़ेगा मेरे को। इसमें नेम याद रख लेना, नेम बड़े अजीब अजीब है। सबसे पहला जैसा फर्स्ट पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर, बैंक लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारा हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कर चुके हैं। कंपनी ने कर्जा उठाया, बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कंपनी का क्या हुआ? खर्चा। किस सब हेड में आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। दूसरा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर्स। जब मैं कंपनी के शेयर या डिबेंचर बेचना चाह रहा हूं, जैसे एक शेयर का प्राइस होता है ना, ऐसे एक डिबेंचर का प्राइस होता है, तो बदले में आपने उसको क्या बोला कि हमें 100 रुपए का कर्जा दे दो, एक काम करो 98 रुपए दे दो, हम बदले में आपको 100 रुपया दे देंगे। समझ आया? कंपनी का कर्जे की अमाउंट है 100 रुपए, कह रही है काम करो पार वैल्यू 100 रुपीज है, आप हमें ना आज 98 रुपीज दे दो, बदले में हम आपको पूरे 100 दे देंगे। कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का? तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर। तीसरा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब होता है रिफंड करना। देख लेना, इसी में से सुनूंगा क्लास खत्म होने के बाद, ये 3rd पॉइंट या 2nd पॉइंट, तो अपना लिख लेना, पहले मैंने बता दिया। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी, कई बार बताया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम महंगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है रिफंड करना ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब होता है लोन। लोन जब आप रिफंड कर रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब मैंने 100 का लोन उठाया, आप कितना रीपे कर रहे होगे? 110 से 105, 102, कुछ भी। आपके लिए प्रीमियम कितना हुआ? तो ये 5 रुपए की बात हो रही है, तो 5 रुपए कंपनी का खर्चा हुआ कि इनकम हुई? तो देखा जाए फाइनेंस कॉस्ट ही चल रही है, एक्स्ट्रा पैसे डिबेंचर को, शेयर को, कुछ भी। पहले जब आपने शेयर बेचे थे तो सस्ते बेचे थे, रिफंड कर रहे हो तो महंगा बेच रहे हो, दोनों ही केसेस में कंपनी तो घाटा है, खर्चा। फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन है जो आप हर 6 महीने बाद देते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आप ज्यादा दे रहे हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे थे 20,000 के, उन्होंने मुझे बोला था हर 6 महीने बाद 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपनी के लिए तो 2.5% हर 6 महीने बाद खर्चा भी है, तो वो 20,000 की जगह लास्ट में मेरे को वापस करेंगे 23,000 रुपए,
तो जब आप प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा रीपे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, जो आप उसी कर्जे के टाइम पे जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 4, लोन प्रोसेसिंग फीस। हमने कंपनी से कहीं से बैंक से लोन लिया तो लोन की ना फीसिस होती है। अगर आपको किसी को याद हो ना, आप लोगों के पास बाइक एक्टिवा है, आपके पेरेंट्स ने जब आपको दिलवाई थी, आधे बंदे तो साथ में लेने जाते हैं कि चलो पापा मैं भी चलाऊंगा नाल, है ना। जब फाइनेंस कराते हो ना तो फाइलिंग चार्जेस बोलते हैं कि भाई ये ऊपर के खर्चे लगेंगे, लोन करवाने ना या किस्त करवानी है तो थोड़ी सी फीस लगती है, एक्स्ट्रा चार्जेस, ये वो है। कंपनी लोन ले रही है, ऊपर फीस के चार्जेस लग रहे हैं, कंपनी का खर्चा या इनकम, आगे समझ। अगला है गारंटी चार्जेस या कोई कमिटमेंट चार्जेस, जो कंपनी ने कर दिए, यार ये पैसे तो हम दे ही देंगे आपको कल को, ये वो है। या फिर कोई कमीशन पे कर रहे हो आप, ये सारे खर्चे बोले जाते हैं। इसको फाइनेंस कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये पैसों से रिलेटेड है। यहाँ पे आप कोई गुड्स नहीं बेच रहे, आपकी दुकानदारी से रिलेटेड नहीं है। आपकी दुकान को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है पैसा, उसके ऊपर भी, पैसे को निकालने के लिए भी, पैसे को लाने के लिए भी जो खर्चा हो रहा है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। पैसे से पैसे बनाने के लिए भी पैसा लगता है। पॉइंट नंबर 6, इशू डिवेंचर, लोन लेना। कोई बात नहीं, इधर 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 शिफ्ट क्या हो गया, बता मेरे को, बता, मैं समझाता हूँ। वो क्लास के बाद का टॉपिक है। हाँ तो बोल रहा हूँ ना, क्लास के बाद 5 मेजर हेड हो गए, 5 सब हेड हो गए मेजर हेड के। पहला क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा परचेज ऑफ। तीसरा चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। चौथा क्या था? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। पांचवा फाइनेंस कॉस्ट। छठवां डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन। बस इतना ही है। डेप्रिसिएशन कंपनी का खर्चा होगा कि इनकम होगी? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है एमोर्टाइजेशन। जब टेंजिबल एसेट्स की घिसावट होती है, जैसे AC, TV, एक्टिवा, ये टेंजिबल है ना, उसको डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। अगर इनटेंजिबल एसेट्स की भी गिरावट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है गुडविल की, उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, खर्चे है ना। 6वां हेड हो गया। इसके अलावा जो भी आएगा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग खर्चे, प्रीपेड इनकम, कोई रिपेयर के खर्चे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई CA को जो फीस दिया है, अकाउंटिंग फीस भी तो लेगा CA, कोई फाइलिंग चार्जेस, कोई प्रिंटिंग खर्चे, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, कोई भी तरह के खर्चे हो जो कहीं नहीं आएगा वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ये हमारे गुरुद्वारा साहिब है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वाह क्या बात है, एक अच्छी अमाउंट बोली, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस। तो ये हमारे गुरुद्वारा साहिब है। किसी भूखे को कहीं पे खाना ना मिल रहा हो, गुरुद्वारा साहिब चले जाना, भूखे नहीं आओगे। तो ये वही है, इनको मतलब कहीं की शरण नहीं मिलेगी ना किसी आइटम को 1 से लेके 6 में, उसको 7वें में अपन ने इंक्लूड कर देना है अदर एक्सपेंसेस में। तो ये आ गए मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 1 से 7 तक आ गए टोटल एक्सपेंसेस। अब मेरे पास इनकम भी आ चुकी है, एक्सपेंसेस भी आ गए हैं। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या आएगा उससे? या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 था इनकम। सिमरन इधर, पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 2 इनकम माइनस एक्सपेंस कर दो प्रॉफिट। लेकिन इसको बोला क्या जाता है? PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक आपने अपनी कंपनी में प्रॉफिट निकाला है। अब कौन आएगा ऐसे ऐसे करके? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? तो अभी आपका प्रॉफिट आया है, फॉर एग्जांपल इधर देखो, फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट आया 40 लाख। अगर कोई एक बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट आ गया 40 लाख। इंडिया में इनकम टैक्स का रेट होता है 30% इंडियन कंपनी के लिए, 40% फॉरेन की कंपनी के लिए। अगर तो कोई फॉरेन की कंपनी है, जैसे एप्पल हो गई, कोई बाहर देश की कंपनी है, Hyundai हो गई, उनके लिए टैक्स होता है 40। इंडियन कंपनी के लिए आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अभी 40 लाख रुपए में मैंने को टैक्स देना है कि दे दिया है? इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गवर्नमेंट आ गई, कितने % टैक्स मांगने? 30% को हम मान लेते हैं 12 लाख। कंपनी के हिस्से कितना बचा? कंपनी के, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कंपनी के हिस्से 70% बचा? टोटल तो अपने आप में 100% है, 30% टैक्स चला गया, तो 70% कितना बचेगा? 28 लाख। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे जाके आपका P&L अकाउंट खत्म होता है, पेपर में यहां तक आता है। अगले जो 2 चैप्टर्स है मेरे ना,
वो बैलेंस शीट और P&L के ही हैं, 3 दिनों के हैं। अब जल्दी से मैं याद करूंगा, ठीक है, खत्म हो गई। सबसे पहले इनकम्स के अंदर 2 मेजर हेड, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 3 चीजें, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ स्क्रैप, बाकी सारी चीजें अदर इनकम में भाड़ में गई। आगे टोटल इनकम आ जाएगा। एक्सपेंसेस के टोटल कितने सब है? पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट, अच्छा प्लस डायरेक्ट नहीं, प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसमें एक चीज लिखवाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ, पहला ऊपर ऊपर ऊपर, पहला कॉस्ट ऑफ, दूसरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ, तीसरा स्टॉक इन ट्रेड, चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन से खर्चे आते हैं? सैलरी, वेजेस, बोनस वगैरह वाले। अच्छा पांचवा फाइनेंस कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं? इंटरेस्ट वाले या प्रीमियम वाले या डिबेंचर वाले, रिडम्पशन वाले। अच्छा छठवां डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सेवंथ अदर एक्सपेंसेस के कोई 2 बता दो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंस में कितने सब हेड थे? इनकम माइनस एक्सपेंस करके क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करें, क्या आ जाएगा? P&L अकाउंट खत्म, याद करो। हो गया।